सुप्रभात। देखिए छात्रों, आज हम व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत 14वां गद्य पाठ हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं इसे देखने वाले हैं। इस गद्य के लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से हैं। यहाँ ये जो गद्य है, इस गद्य में पहले यह भाषा जो थी वह एक भावनाओं का, अपने मत का प्रदर्शन करने के लिए या विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम ये भाषा थी। लेकिन आज भाषा जो है वह एक करियर का माध्यम बन गई है। या शिक्षा का संबंध जो है वह रोजगार के साथ जोड़ा गया है। तो ये हिंदी जो है, हिंदी में आप अपना भविष्य जो है उज्जवल बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। कितने रोजगार हिंदी की पढ़ाई करने के पश्चात हमें मिल सकते हैं, इन बातों का लेखा जोखा यह उन्होंने बताया है। अभी यह उन्होंने कई ऐसे अवसर जो है वो अवसर उन्होंने बताए हैं, जैसे कई मंत्रालयों में जो है या संसद तथा सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज चलता है वह पूरा हिंदी में चलता है। और इसीलिए यह संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, हर देशों के दूतावास जो है वह हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के दूतावास अन्य देशों में रहते हैं। इन दोनों के बीच भी आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान जो है वह हिंदी के माध्यम से होता है। विज्ञापन का क्षेत्र आपको मालूम है कि ढेर सारे विज्ञापन जो है वे सारे के सारे हिंदी में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, फिल्म उद्योग का आपको मालूम है कि फिल्म उद्योग में यह पटकथा लेखक, संवाद लेखन, गीत लेखन, इसके साथ साथ कलाकार, हिंदी के प्रशिक्षक, कई रूपों में यहाँ यह रोजगार उपलब्ध है। प्रकाशन के क्षेत्र में आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा समाचार पत्र जो है वो हिंदी के हैं। तो उसमें भी संवाददाता है, पत्रकार है, अनुवादक है, संपादक है, कई ऐसे लोग हैं कि इस रूप में आप रोजगार पा सकते हैं। रक्षा विभाग आपको मालूम है कि रक्षा विभाग में पूरा का पूरा काम जो है वो हिंदी में चलता है। इतना ही नहीं, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, ये जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है। पुलिस प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी में होती है। यहाँ तक कि आईएएस यानी जो सबसे टॉप की जो परीक्षा होती है उसका भी माध्यम हिंदी है। न्यायालय में हिंदी के उपयोग का प्रावधान किया गया है। यह तकनीकी क्षेत्र जो है यानी यांत्रिकीकरण जो है, टेक्निकल सेक्शन जो है उसमें भी हिंदी का प्रवेश हो चुका है। अंतरिक्ष विभाग है, परमाणु विभाग है, रसायन और उर्वरक विभाग है, जलपोत विभाग है, भारी उद्योग है। इन सभी विभागों में हिंदी जो है, हिंदी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इतना ही नहीं, तो दूतावास जो है, दूतावासों में तो यह पूरी तरह से अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान होना तो अनिवार्य ही है। तो इस प्रकार बाद में यह क्रिकेट मैच जो है आप देखते हैं, एक तो कमेंटेटर जो है यानी कमेंट्री जो हम लोग सुनते हैं, एक तो अंग्रेजी में होती है, नहीं तो हिंदी में होती है। तो यहाँ कमेंटर के रूप में भी आप रोजगार पा सकते हैं। समालोचक के रूप में आप रोजगार पा सकते हैं। यानी ये जो भी बातें हैं, इन बातों को हम अभी क्रमशः देखेंगे।
यानी हिंदी को लेकर आप अपना एक उज्जवल ऐसा करियर यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम लेखक परिचय जो है उसे देखेंगे। 14 हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, डॉक्टर दामोदर खड़से। लेखक परिचय देखिए। दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। आप 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में कार्यरत रहे हैं। आप कवि, कथाकार तथा अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्याकाश पर छाए हुए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता, कहानी संग्रह, काला सूरज, भगदड़, बादल राग ये उपन्यास है। सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती आदि ये उनके कविता संग्रह हैं। मराठी से 21 कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। ये लेखक परिचय हैं। वह यानी 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक यानी राजभाषा के रूप में कार्यरत रहे हैं। आपको मालूम है कि आप जो भी नेशनलाइज यानी राष्ट्रीय बैंक जिसे हम कहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र बैंक हो, बड़ौदा बैंक हो या स्टेट बैंक हो या इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो, यानी जो भी नेशनलाइज बैंक है, ऐसी बैंकों में जो भी आपको कौन सा भी चलन भरना है, कौन सी भी रिसिप्ट आपको भरनी है, तो उसमें अंग्रेजी और हिंदी में जानकारी होती है। एक तो आप हिंदी में जानकारी भर सकते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में भर सकते हैं। बाद में ये जो है एक हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं एक भाषण है। तो ये भाषण देखिए। जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है भाषण। भाषण करना एक कला है। इस कला का उद्देश्य श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध है। अब भाषण आपको मालूम है कि कई यहाँ पर जो भी छात्र जो भी अभी मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, कई ऐसे छात्रों के गांव का अभी इलेक्शन होने जा रहा है और हर दिन अलग अलग लोगों का भाषण आप लोग सुनते होंगे। तो इस प्रकार ये भाषण जो है तो वह जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का एक सबसे सशक्त ऐसा माध्यम है और भाषण करना एक कला है। और इस कला का उद्देश्य जो है श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। तो भाषण में स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण पूरी दुनिया में विश्व में प्रसिद्ध है। बाद में पाठ परिचय हम देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल उद्देश्य है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। आवश्यकता है अपना क्षेत्र चयन करने की। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने सहज, स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। अब यह एक संकलित अंश यहाँ पर दिया गया है और यह हिंदी भाषा जो है, जो भी हिंदी का अध्ययन करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अपना एक उज्जवल भविष्य बनाने का एक मौका उनके पास है। एक उज्जवल करियर, अच्छा करियर वे बना सकते हैं। ढेर सारे रोजगार हिंदी को लेकर हैं।
तो किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर उन्होंने दी है। अब हम क्रमशः देखेंगे। मित्रों, आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत करना चाहता हूँ कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। अवगत कराना, मालूम कराना। बाद में निपुणता यानी कुशलता, बाकी कोई इसमें कठिन है नहीं। यहाँ लेखक कहते हैं, यानी ये भाषा जो है, बहुत ऐसे आप में से अभी जो भी छात्र हैं उनने भी ये जो भी हम इस गद्य में जो बातें पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, इन बातों से अनभिज्ञ होंगे कि एक लैंग्वेज को लेकर क्या रोजगार हो सकता है, क्या हम अपना करियर बना सकते हैं। बस अपने दिमाग में इतना ही होगा कि बस अगर हम हिंदी भाषा लेंगे तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या बन पाएंगे, कोई टीचर बन पाएंगे। वह तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इतने रोजगार हिंदी को लेकर है, इन बातों का लेखा जोखा यहाँ पर दिया गया है। और इसीलिए लेखक खड़से जी बताना चाहते हैं कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते ही हैं, विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप हिंदी में कुशलता पा लेते हैं तो केवल रचनात्मक नहीं बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर बनाने के रूप में या करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम कितने क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए हैं। हिंदी ने जनभाषा, संपर्क भाषा, विज्ञान भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेष हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध हैं और कहाँ कहाँ आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। ये तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्विकीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। अगर कोई देश किसी देश से व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही हैं। अब इस परिच्छेद को हम देखेंगे क्रमशः। अब यहाँ डॉक्टर दामोदर खड़से जी जो है वह बता रहे हैं कि आप में से अनेक ऐसे विद्यार्थी होंगे कि उनके मन में इस बात को लेकर कई प्रश्न होंगे। तो कौन से प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को लेकर हम अपना करियर बना सकते हैं या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। तो वे लेखक बताना चाहते हैं कि हिंदी में अगर आपने कुशलता प्राप्त कर ली है, कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, निपुणता प्राप्त कर ली है या विशेष अध्ययन कर हम किन किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र में हम रोजगार पा सकते हैं, इस बात को उन्होंने बताया है।
या हिंदी को लेकर किस प्रकार रोजगार की संभावनाएं हैं। ये हिंदी जो है, हिंदी जनभाषा यानी सबसे ज़्यादा आबादी में, सबसे ज़्यादा लोगों में बोली जाने वाली ये भाषा है। दुनिया में, पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाले भाषाओं में हिंदी जो है वह तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है यह मेलिंडा यानी चीन की भाषा, दूसरी है अंग्रेजी और तीसरी है हिंदी। बाद में संपर्क भाषा, विज्ञान भाषा, मीडिया भाषा, क्योंकि हम जनमानस में जो बोलते हैं वह भाषा अलग होती है, बोलचाल की भाषा। संपर्क की भाषा अलग होती है, विज्ञान भाषा अलग होती है, विज्ञापन देखिए उनकी भाषा, और मीडिया की भाषा। इससे अनेक रूप हिंदी ने अपनाए हैं। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमें परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी है। यह लेखक बताना चाहते हैं कि किस तरह हिंदी में रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं। कहाँ कहाँ हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर आप अपना करियर बना सकते हैं। यह आप लोगों को निश्चित रूप से मालूम नहीं होगा, लेकिन वही वे बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ आप अपना करियर हिंदी को लेकर बना सकते हैं। आप सबको यह ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्विकीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। बाजार और व्यवसाय, आपको मालूम है कि अभी कौन से भी देश का जो भी सामान है वह कौन से भी देश में हम बेच सकते हैं। यह वैश्विकीकरण है और बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली हैं। इसलिए तो हमारे देश में हम चाइना का माल खरीदते हैं, जापान का माल खरीदते हैं या अन्य देशों का माल खरीदते हैं। यानी कौन सा भी देश किसी भी देश में अपना माल बेच सकता है। और यह करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जिस देश में आप यह व्यापार करना चाहते हैं उस देश की जो भाषा है, स्थानीय भाषा जो है, उस भाषा से अवगत होना बहुत ही ज़रूरी है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन बेचने के लिए ये हिंदी जो है, हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। फिर आगे देखिए, भारत संघ की राजभाषा होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई है। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई है। ठीक है, यहाँ तक हम पहले देख लेंगे। भारत संघ की राजभाषा, कई बार आपने ये 14 सितंबर यानी राजभाषा हिंदी दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये भारत की राजभाषा जो है वह हिंदी है। और राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखिए, पोस्ट में अगर आप चले जाते हैं, डाक विभाग में, तो वहाँ आपका भी काम जो है वह हिंदी में चलता है। मंत्रालयों में हम जाते हैं, वहाँ संसद में अगर हम जाते हैं
तो हिंदी में काम चलता है, सरकारी कार्यालयों में हिंदी में काम चलता है, और इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ है। ये जो भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ जो भी पत्र व्यवहार होता है उसका जवाब, जो भी पत्र आते हैं उनका जवाब हिंदी में देना अनिवार्य है। तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। यानी केंद्र सरकार जो है और उसके नियंत्रणाधीन यानी केंद्र सरकार के अंडर जिसे हम कहेंगे जितने भी कार्यालय आ जाते हैं वहाँ के पत्राचार के लिए हिंदी भाषा का होना अनिवार्य किया गया है। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया है। तो देखिए यह संसदीय राजभाषा समिति का गठन यानी इस समिति में जो लोग हैं वे हिंदी के जानकार हैं, हिंदी के ज्ञानी हैं। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया, क्योंकि एक तरफ हम सभी कार्यालयों में हिंदी अनिवार्य कर दी है, तो उसके लिए पत्रों के उत्तर देने के लिए संसदीय राजभाषा समिति के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करने की अपेक्षा की गई है, तो उसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस की गई है। और केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्रचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन का अर्थ होता है कार्य के रूप में परिणत करना, यानी प्रत्यक्ष रूप से हिंदी का कार्य करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। यानी यहाँ पर यह कर्मचारियों की भर्ती यानी जो हिंदी में जिन्होंने निपुणता हासिल की है, हिंदी में जिन्होंने अच्छा अध्ययन किया है, ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो गए हैं। कौन कौन से उपलब्ध यानी रोजगार है देखिए, अनुवादक, लिपिक, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ी। इसके लिए वरिष्ठ कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति होती है। 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। ठीक है, यहाँ तक पहले हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए, हम सिर्फ अभी यह सरकार की ही बात कर रहे हैं, अन्य तो बहुत ढेर सारे अवसर हैं। लेकिन फिर देखिए, अब यह हिंदी जो है, हिंदी का प्रचार करना है, हिंदी में सारे सरकारी कार्यालयों में हिंदी का अधिक उपयोग करने की अपेक्षा की गई है और इसीलिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। तो कौन कौन से पद है देखिए आप, अनुवादक यानी अंग्रेजी साहित्य है उसका हिंदी में अनुवाद करना है। कोई स्थानीय भाषा में बोलता है, जैसे मान लीजिए कोई बंगाली भाषा में बोल रहा है तो उसका अनुवाद हिंदी में करना है। कोई तमिल में बोल रहा है तो उसका अनुवाद हिंदी में करना है। यानी अनुवादक के रूप में, लिपिक के रूप में रोजगार है, अधिकारी के रूप में रोजगार है, वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में भी आपको रोजगार यानी मिल सकता है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। विशेषज्ञ यानी हिंदी के जानकार, विशेष जानकारी रखने वाले लोग। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति होती है और 100 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार
अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। इस प्रकार देखिए कितने रोजगार यहाँ पर ही कितने रोजगार आपको मिल रहे हैं। फिर आगे देखिए सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए और इस मांग को पूरा करने लगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया। तो यहाँ तक का पहले हम देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग या हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई और इसीलिए देखिए यहाँ अनुवादक, लिपिक, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, इतना ही नहीं वरिष्ठ कनिष्ठ अनुवादक, लिपिक इनकी आवश्यकता बढ़ने लगी। इस रूप में लाखों रोजगार उपलब्ध हो गए। अब फिर आगे देखिए एक राजभाषा जहाँ 100 कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर एक राजभाषा अधिकारी की आवश्यकता महसूस की गई और उसके अनुसार एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होने लगी है। फिर एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति के बाद उनने सहायक निदेशक का पद निर्माण हुआ, उपनिदेशक के पद निर्माण हुए, संयुक्त निदेशक और निदेशक के पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने लगे। अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए यह हिंदी में निपुण कर्मचारियों की नियुक्तियां होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि हिंदी के जानकारों के लिए रोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कई विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय यानी जैसे पुणे विद्यापीठ यानी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, ऐसे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं तो उन्होंने हिंदी का पाठ्यक्रम बनाया और फिर ये जो भी पद आपने देख लिए हैं अभी, इन अलग अलग पदों पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारी तैयार करने के लिए उसके अनुकूल ऐसा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों ने तैयार किया और यह मांग उन्होंने पूरी की है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का अर्थ है कार्यालय, यानी केंद्रीय अनुवाद कार्यालय ने जो अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया, यानी अनुवाद कैसे करना चाहिए तो वह पाठ्यक्रम उन्होंने चलाया। फिर आगे देखिए कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कई प्रयोजन मूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। यहाँ पर पहले एक कठिन शब्द लिख लीजिए, प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ है, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य है हिंदी के उस स्वरूप से है जो विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्यान्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है या उसे कामकाजी हिंदी कहा जाता है। चाहे विज्ञान हो, तकनीकी हो, विधि हो या संचार एवं अन्यान्य गतिविधियों में जिस हिंदी का प्रयोग होता है
उसे कामकाजी हिंदी या प्रयोजनमूलक हिंदी जो है वह कहा जाता है। तो जिस प्रकार अभी इंजीनियरिंग में जाते हैं वहाँ पर कई ऐसे कोर्सेस है कि जिसका आप डिप्लोमा करते हैं और उसके अनुसार जो डिप्लोमा है तो उसके अनुसार हम रोज़गार पाते हैं। तो यह हिंदी जो है, हिंदी की इतनी डिमांड बढ़ गई कि विद्यापीठों ने हिंदी के लिए कुछ हिंदी के डिप्लोमा कोर्स जो है वह शुरू कर दिए और यह प्रयोजनमूलक हिंदी में स्नातकोत्तर एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इतने रोजगार हिंदी को लेकर हैं। इसके पहले यह पहली बार यह व्यावहारिक हिंदी अब डाला गया है। इसके पहले सिर्फ हम हिंदी जो भी उस हिंदी का अध्ययन करते थे उसमें कोई कहानी होती थी, नाटक होता था या किसी देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता था या अन्य कहीं ना कहीं उसमें मूल्य होते थे। लेकिन अब व्यावहारिक हिंदी के तौर पर हिंदी को लेकर, यानी हिंदी सिर्फ एक भाषा के रूप में हमें नहीं देखना है, तो हिंदी को लेकर हम कितने रोजगार पा सकते हैं हमें तय करना है। जैसे आप लोग तय करते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी है, कितना अध्ययन करना है। उसी प्रकार हिंदी में अगर आप कोई अनुवादक बनना चाहते हैं या कोई अधिकारी बनना चाहते हैं या राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं या सहायक निदेशक बनना चाहते हैं या उपनिदेशक बनना चाहते हैं या संयुक्त निदेशक बनना चाहते हैं या निदेशक बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं उसके अनुसार आपको क्या करना होगा, हिंदी का अध्ययन करना होगा। अगर आप वैसा अध्ययन करते हैं, मानक वर्तनी के साथ हिंदी का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से हिंदी को लेकर ढेर सारे रोजगार आपके सामने हैं, आपके सम्मुख है। लेकिन कोशिश आपको करनी होगी। आज तक हम गलतफहमी में थे कि भाषा को लेकर कोई रोजगार नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसा कहूँगा कि हिंदी के सामने जितने रोजगारों के मौके हैं, इतने मौके अन्य किसी भी भाषा के सामने नहीं है। बाकी जो भी है उसे कल देखेंगे। तब तक के लिए हम रुकते हैं। धन्यवाद।